हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी का कक्षा शिक्षण हो जाता है और इसकी जो पवन सीरीज़ है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्किप करके नहीं देखा जाता है, बिना स्किप किए हुए चीज़ों को समझा जाता है और कोई भी जो पॉइंट्स बताते चलते हैं उनको भी नोट किया जाता है, क्योंकि नोट करने से ये होता है हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन तैयार हो जाता है, एक अच्छा मटेरियल तैयार हो जाता है और उसके बाद जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें बहुत ही क्या होती है, उससे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचे ज़रूर, क्योंकि नोटिफिकेशन जब पहुँचता है तभी तो आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। और ऐसे ये होते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा तो आपको पता भी नहीं होता है कि ये क्लासेस आपको प्रोवाइड हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। तो इससे क्या होता है, जो लय बना होता है, यानी कि हम रोज़ चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, वो हमको नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, वेट ही करते रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। सक्रियता यानी एक्टिव है, बच्चा कैसे एक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे आपका हो जाता है प्रश्नोत्तर प्रणाली, क्या इससे एक्टिव रहेगा, या अभिनय प्रणाली इससे एक्टिव रहेगा, या गति प्रणाली इससे एक्टिव रहेगा, या व्याख्या प्रणाली। अब आपको क्या लग रहा होगा कि सभी आंसर तो राइट है मैम, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसा लगता है, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि सभी सही होते हैं अपनी जगह पे, तो वो सारे जो ऑप्शन है वो सही होते हैं, लेकिन क्या है, हमें वो ऑप्शन छांटना होता है जो सभी को समेटे हुए हो, है ना, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादा अहमियत रखता हो, हमें क्या करे कि ज़्यादा पॉजिटिव बनाए, वो चीज़ हमें देखनी होती है। वैसे तो ये सभी सही है ना। तो अब देखिए, सभी का मतलब ये हो जाता है, अगर अभिनय प्रणाली कराई जाती है तो बच्चा क्या करता है, अभिनय प्रणाली में भाई बच्चा एक्टिव होता है, वो अभिनय करता है, बात बिल्कुल सही है। गति प्रणाली यानी बच्चा गति में है, वो भी बात सही है। व्याख्यान में तो भाई ये हो जाता है, यहाँ पे सबसे मतलब नहीं, व्याख्यान में जैसे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप क्या है, क्या आप सक्रिय हैं, आप सक्रिय नहीं है, यानी आप निष्क्रिय हैं, यानी आप क्या है, यानी आप एक्टिव नहीं है, है ना। तो ये चीज़। अब प्रश्नोत्तर प्रणाली में जब कक्षा में, वैसे तो प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सिखाने पे ध्यान देना चाहिए, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं उस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन ऐसा छांटना है, ऐसा ढूंढना है जो सभी को समेटे हो, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली में ये होता है कि जैसे आप क्लास में हैं, ठीक है, और आप बच्चे ये समझ रहे हैं कि मैम प्रश्न हमसे पूछ रही हैं, तो सारे बच्चे एक्टिव होते हैं। अब हम ही लोग क्लास में बैठे होते थे, भाई क्लास में है या अभी आप पढ़ रहे हो, तो ये एक रहता है कि मैम पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लें, और जैसे हम क्वेश्चन पूछते भी हैं, बीच बीच में 1 से 2 क्वेश्चन हम ज़रूर पूछते हैं, तो आप एक्टिव रहते हो ना कि मैम क्वेश्चन पूछेंगी तो हम बताएंगे, है ना, हम कमेंट करेंगे, हम इसका रिप्लाई देंगे, तो यानी आप एक्टिव हो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रणाली पे आप आंसर यानी टिक कर सकते हैं। किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, तो प्रश्नोत्तर प्रणाली में सक्रियता तो खैर बनी रहती है। और व्याख्यान प्रणाली में, यानी जैसे जो शिक्षक हैं, जैसे आप शिक्षक हो तो आप तो बोल रहे हो, आप व्याख्या कर रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, लेकिन बच्चे नहीं वहाँ पे सक्रिय नहीं हैं, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को डिटेल में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं तो उसमें 2 से 3 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएं, ऐसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। और ऐसे तो आप भी पवन सीरीज़ ले सकते हैं, राजन सीरीज़ ले सकते हैं, उसको आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें रट्टा नहीं मारनी, हमें क्या करना है, चीज़ें हमें समझनी। अगर हम एक क्वेश्चन को समझें तो हमारे 4 से 5 क्वेश्चन उसके आसपास में जो चीज़ें हैं वो हमको समझ में आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या है। जागृत का मतलब क्या होता है, जागना, विलोम मतलब कि उसका उल्टा आपको लिखना है।
उल्टा आपको बताना है। तो सुषुप्त, विषुप्त, शयन, चेतना। तो देखिए ये तो होगा नहीं, शयन तो हो ही नहीं सकता, विषुप्त और चेतना ये भी नहीं, क्योंकि जागृत तो जागना, सुषुप्त यानी सोया हुआ। सुषुप्त का मतलब क्या होता है? तो सोया हुआ। तो जागना का मतलब सोना और जागृत यानी सुषुप्त। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हो जाता है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक का मतलब क्या होता है? पहले जब आप जातिवाचक का मतलब आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो संज्ञा जो है वो आपकी हो जाती है, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सभी संज्ञा हो जाती है ना। और जातिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे व्यक्ति का नाम हो जाता है, व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। भाव में ये होता है कि उसकी अच्छाई बुराई वो चीज़ हो जाती है ना। और जाति में ये होता है कि जैसे आपने कहा किताब, तो आपने ये नहीं कहा कौन सी किताब, आपने कहा किताब, है ना। पुस्तक, आपने हमसे ये नहीं कहा कौन सी पुस्तक, आपने कहा पहाड़। पहाड़ तो बहुत सारे हैं, कौन सा पहाड़, आपने नाम हमें नहीं बताया। ठीक है, आपने उसकी जाति का पूरी जाति का बोध करा दिया। आपने कहा लड़का, ठीक है। आप अगर कहते राम तो आप क्या करते? आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा लड़के। लड़कों में तो सारे लड़के आ जाते हैं, लड़कियां यानी सारी लड़कियां आ गई, यानी पूरी एक जाति का बोध हो गया। तो जहां पे ये चीजें कि पूरी जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे जो पुस्तक है वो आपका राइट है, क्योंकि कोई एक पुस्तक नहीं दी गई है कि भाई ये डीएलएड की बुक है, ये हिंदी की डीएलएड की बुक है, ऐसे करके तो नहीं कहा गया ना, आपसे पुस्तक कहा गया। तो पुस्तक में तो सभी आ जाते हैं। फिर है बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव कौन से हैं? संकोच, झिझक, शर्मीला होना। तो बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चा संकोची है तो वो आगे बढ़ने में उसकी बहुत बड़ी ये बाधा है, क्योंकि वो संकोच ही पूरी जिंदगी करता रहेगा। और आज का दौर क्या, हमेशा का दौर यही है कि अगर बच्चा एक्टिव है, चीज़ों को करके सीख रहा है, अच्छे से कर रहा है और उसकी तर्क शक्ति बढ़ रही है, वो अपने क्या कर रहा है, अपना वर्क को स्वयं कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, तो यानी उसका संकोच अगर उसमें है तो वो चीज़ों को नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे संकोची नहीं, उनको एक्टिव कराने पे ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बच्चे क्या करें, आज तो कोई उसका साथ दे लेगा, कल उसका साथ कौन देगा, उसको तो अकेले ही चलना है। अगर बच्चा संकोची होगा तो वो पूरी जिंदगी क्या करेगा, संकोच ही करता रह जाएगा। और झिझक, अगर आप जैसे कोई चीज़ है, किसी से कोई बात कहनी है ना, कोई बात करनी है, तो कहते नहीं बोलने से सब कुछ होता है। अब आपने देखा भाई उसके कोई बहुत लोग ऐसे होते नहीं हैं, आपके आसपास में भी होंगे, कोई अच्छा सूट बूट पहने हुए है, थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है, देखने में थोड़ा सा जचेबुल लग रहा है, तो उससे लोग क्या करेंगे, उससे झिझक करेंगे बोलने में। भाई झिझक कैसी, वो तो इंसान है, वो अपने लिए अमीर होगा, वो अपने लिए होगा, कोई भी पोस्ट पे होगा वो अपने लिए होगा। हमको क्या करना, हमको उससे अपनी बात रखनी है। जैसे भाई हमको उससे कोई भी बात रखनी है तो हम उससे बात रखेंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि जो दिखने में, कहते नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देखने में तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि भाई बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इनकी, तो ये बहुत विद्वान होंगे, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कुछ लोग देखने में ऐसे लगेंगे, एकदम साधारण से लगेंगे, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तब आप कहेंगे अरे हम सोच तो कुछ और रहे थे और ये बंदा है कुछ और, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो किसी के सूट बूट पे और किसी मतलब संकोच, तो और कुछ लोगों में ये चीज़ देखी जाती है, वो क्या करते हैं, वो शर्म रखते हैं, झिझक रखते हैं, संकोच रखते हैं, शर्मिलापन रखते हैं, तो फिर चीज़ें नहीं बन पाती हैं। और चीज़ें कैसे बनती हैं, कहते हैं बोलने से सब कुछ होता है। एक्टिव हैं आप तो आप कहीं, कहते हैं नहीं, जंगल में भी आप बिरयानी खा सकते हैं, पुलाव खा सकते हैं, वो वाली बात होती है। तो झिझक और शर्मिलापन नहीं ठीक होता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको उपयुक्त सभी द ऑप्शन राइट हो जाता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। तो भूतकाल के जो भेद हो जाते हैं वो हो जाते हैं 6। तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है, उच्चारण शिक्षण का
उपयुक्त अवसर है। तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, उपर्युक्त तीनों। अब आपने देखा, देखिए उपर्युक्त तीनों, आपको क्या लग रहा होगा, ये तीनों सही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। जैसे कोई भी चीज़ है, आप छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ है उसका एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, उसको चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि बच्चा भी क्या है, वो प्राथमिक स्तर पर है, उसे चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो क्या होता है, उसको चीज़ों का ज्ञान होता, मतलब वो चीज़ों, जैसे क्या है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप देखिए कुछ और थे, आपने एडमिशन लिया तो आप सोच रहे होंगे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसा सिलेबस होगा, कैसा क्या होगा। लेकिन जब आप सेकंड सेमेस्टर में आए तो चीज़ों को आपने थोड़ा बहुत जान लिया है, और थोड़ा बहुत क्या, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जाना होगा कि हाँ, अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से ये चीज़ें होंगी तो हम अच्छे से परफॉर्मेंस करने जाएंगे। तो यही तो होता है ना। तो इसी तरह से बस आप इसको समझिए कि यहाँ पे अगर आपका जो राइट आंसर पे अगर आपको टिक करना है तो आप प्राथमिक स्तर पर करेंगे, क्योंकि उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर यही है। और जब चीज़ें समझ जाते हैं बच्चे, तब क्या है, तो वो अपने आप से भी करने लग जाते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं, या मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाते हैं, महादेवी वर्मा जी हो जाती हैं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो मुंशी प्रेमचंद्र गोदान उपन्यास के लेखक हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, जो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, जो कम खर्च करने वाला होता है, इस तरह से आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, उसका एक शब्द में आपको कहना है। तो इसी तरह से है, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यथासंभव, यथासाध्य, असंभव, यथाक्रम। तो यथासंभव हो जाता है, यानी कि यह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, तो जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण को बताते हो, दोष को बताते हो, रंग को बताएं, आकार को बताएं, अवस्था को बताएं, ये सभी चीज़ें बताएं। तो जैसे इसमें हम समझ लेते हैं, जैसे ईमानदार, तो यानी क्या है, उसका जो गुण है उसके बारे में बताया जा रहा। बेईमान, यानी कोई ईमानदार है तो वो उसका गुण है, कोई बेईमान है तो वो उसका गुण है, कोई चीज़ सरल है तो वो उसका गुण है, और कोई चीज़ कठोर है तो क्या है, वो उसका गुण है। कोई बुद्धिमान है तो वो उसका गुण है, और अगर कोई मंदबुद्धि है तो वो उसका गुण है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, कठिन, यानी वो कठिन चीज़ है तो वो उसकी गुणवत्ता है, वो गुण है उसमें, तो यही गुणवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई करते रहें, एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं भाई, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो जो क्रिया का जो मूल रूप हो जाता है, कर्ता होता है, धातु होता है, कर्म होता है, विशेषण होता है। तो जो आपका हो जाता है क्रिया का मूल रूप, तो वो होता है धातु। जैसे लिख, पढ़, या जा, या खा, गा, या रो, इस तरह से ये धातु हो जाते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। यहाँ पे बा ऑप्शन आपका राइट है। और काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो नाम ही से आपको पता चल रहा है कि दृश्य काव्य का मतलब क्या होता है, श्रव्य काव्य का मतलब क्या होता है। इसमें आ और बा दोनों ये हो जाते हैं। पहली बात तो ये आपका ये राइट है, यानी दो भाग होते हैं। ये आप देखिए, एक क्वेश्चन ये आपका तैयार हो गया, दृश्य काव्य श्रव्य काव्य दो होते हैं। अगर इनके भाग पूछ लिया जाए, इनका नाम पूछ लिया जाए, तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य ये कितने होते हैं, तो दो होते हैं। उसके बाद दृश्य काव्य क्या होता है, दृश्य मतलब होता है दिखना। तो क्या किया जाए, जो दिखाई दे, देखकर हम चीज़ों को सीख रहे हैं, वो दृश्य काव्य। जो हम सुनकर चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी इसको देखें आप ना, वैसे तो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये दृश्य हो जाएगा, यानी देखना। और जो आप सुन रहे हैं वो श्रव्य काव्य हो जाएगा, यानी सुनकर। तो इस तरह से आपका
हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पठन का अर्थ है, तो सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो पठन मतलब पढ़ना होता है, पठन मतलब क्या होता है, तो पढ़ना होता है। सस्वर का मतलब होता है जैसे हम जोर जोर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सस्वर हो जाता है। मौन का मतलब होता है कि हम खामोशी से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ते नहीं हो भाई, खामोशी से बैठ गए भाई, बुक ले ली और उसको पढ़ते चले गए बिना आवाज़ के, तो ये हो जाता है। तो पठन का जो अर्थ हो जाता है वो सस्वर वाचन भी हो जाता है, मौन वाचन भी हो जाता है। हम क्या करते हैं, दोनों तरह से हम चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से आ और बा हो जाता है। और बाकी तो आपको पता ही है कि मौन का मतलब होता है कि खामोशी से, और इसके गुण और दोष, और सस्वर वाचन के गुण और दोष, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तो आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, अभी हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, तो सभी में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, मौन वाचन का उद्देश्य है वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो आपका ये हो जाता है कि वाचन गति का विकास भी है, पठित सामग्री का अधिग्रहण भी है, तो दो हो जाते हैं। तो आ और बा दोनों, ये दोनों आपके सही हो जाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर इसके अर्थ को बदल देता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, देखिए आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है प्रथम। प्रथम मतलब प्रारंभ में, यानी स्टार्टिंग में, यानी शुरुआत में। कोई चीज़ अगर शुरुआत में, जैसे जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में लगे तो उसको क्या कहेंगे, तो आप ऐसे याद रख लें, पास से प्रत्यय और पास से पीछे, पास से प्रत्यय, बस इतना आप याद रखें। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन जिस तरह से भी घुमा फिरा के पूछ लें, आप उसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन जब अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, तब फिर दिक्कत आ जाती, फिर तो वो तुक्के वाली बात हो जाती कि लगा तो लगा वरना कोई बात नहीं, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो पास से प्रत्यय और पास से हो जाता है पीछे, और छुटऊ से होता है उपसर्ग। और उपसर्ग, ये जो छुटऊ है आपका, वो उसको आप छोटा आ मान लें, और जब आप छोटा आ मान लेंगे तो छोटा आ से हो जाता है आगे, तो यानी उपसर्ग लगता है आगे, और आगे का मतलब होता है प्रथम, यानी स्टार्टिंग, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। तो स्टार्टिंग में जो लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उपसर्ग। और यहाँ पे देखिए आपका बा प्रत्यय, तो प्रत्यय तो पीछे लगता है, तो ये इसलिए गलत है, और उपसर्ग जो आपका है वो आपका सही है। तो बस इतना याद रख ले, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, ऊ से उपसर्ग और आ से आगे, आप ऐसे याद रखें। उसके बाद है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा तो भाई बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको पता ही है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे किसी का नाम, किसी शहर का नाम, है ना, ऐसे हो जाता है। कोई चीज़ मतलब जिसको भी आप टच कर लें वो संज्ञा है, यानी नाउन है। आपने हमें टच किया, हम क्या है, नाउन है, हमारा नाम नाउन है, यानी संज्ञा है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई, जो भी आपके पास में है वो संज्ञा है। अब उसके स्थान पर जो चीज़ प्रयुक्त करते हैं, जैसे किसी का नाम है राधा, ठीक है, अब हम उसको राधा ना कहकर हम कहेंगे वो, है ना, या तुम ऐसे कहेंगे हम, है ना, तो तुम या आप ऐसे कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। उसके बाद आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, तो प्रति या प्रत्यय, प्रत, तो प्रति हो जाता है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, रेखा के रूप में। तो वाक्य के अंत में जैसे पूर्ण विराम कब लगाया जाता है, तो पूर्ण विराम लगाया जाता है जब सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया जाता है, तो पूर्ण विराम लगाते हैं। बीच में जब हल्का सा ठहरना होता है तो अल्प विराम, थोड़ा ज़्यादा ठहरना होता है तो अर्ध विराम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, वाक्य के अंत में इसको लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो मित्र, ऐसे आप समझो, बहुत सिंपल ट्रिक है। मित्र आया, सूचना दी, उपहार लिया,
अध्याय पढ़ा। अब देखिए, मित्र आया यानी पुल्लिंग, उपहार दिया यानी पुल्लिंग, अध्याय पढ़ा यानी पुल्लिंग, सूचना दी यानी स्त्रीलिंग। ऐसे भी आप ट्रिक से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो जहाँ पे पहले अंक हो, अंक यानी चौराहा, एक दंत, दशावतार, दशानन, यानी पहले अंक आ रहे हैं। तो जब अंक आ रहे हैं तो यानी द्विगु समास हो जाता है। और द्वंद्व समास में जैसे माता पिता तो और बीच में आता है, भाई बहन तो और बीच में होता है ना। तो ये इस तरह से हो जाता। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का शब्द, तो कोई है, पता नहीं कौन है ना। तो निश्चयवाचक तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई है तो भाई राधा है, राम है, श्याम है, कौन है तो हम नहीं जानते हैं, तो निश्चयवाचक तो नहीं होगा। प्रश्नवाचक, आप प्रश्न तो कर नहीं रहे, कोई है वो आप महसूस कर रहे हैं, तो निजवाचक भी नहीं, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, यानी हमें पता नहीं है कि कौन है, तो अनिश्चयवाचक। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। ये आता ज़रूर है, मतलब किसी भी रूप में आ जाए आता है। और रूप क्या है इसका, यही ज़्यादातर ऐसे ही रूप आता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग ऐसे दे देते हैं, या कवित्री और कवित्री या कवित्री, कवियत्री, इसमें से जो सही है उसको छाटे, तो ऐसे आता है। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा सही है, तो कवियत्री, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है, का खाली वा खाली, या में छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी की मात्रा, ये आपका सही है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है, तो प्रतीक्षा, संख्या, बोली, भाषा, तो आपका हो जाता है इसमें व्याकरण का जो, तो वो हो जाता है संख्या, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और मरकट का पर्यायवाची शब्द, तो पानी है या पुत्र है या मित्र है या बंदर है, तो मरकट यानी बंदर हो जाता है इसका। और निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक, ममता, अच्छाई और रमेश। जातिवाचक यानी किसी जाति का बोध, कोई एक चीज़ नहीं, तो अभी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पुस्तक हो जाता है, क्योंकि कौन सी पुस्तक है उसका कोई नाम तो है नहीं, पुस्तक यानी पूरी जाति का बोध हो गया, है ना। जैसे अभी बताया कि पहाड़ है, तो कौन सा पहाड़ है आपको नहीं पता है, कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, ऐसे होता है भाई, रास्ता वो है, गली नंबर वो है, ऐसा कुछ नहीं, रास्ता है, कौन सा है नहीं पता है ना। तो पूरी जाति का बोध हुआ है, तो यहाँ पे यानी जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि पुस्तक है। और फा का उच्चारण स्थान, तो पा, फा, बा, भा, जब आप बोलेंगे तो ओठ से ओठ, जैसे है ना, तो निचली होठ ऊपरी होठ से टकराएगी, यानी पा, फा, बा, भा, तो यानी ओष्ठ हो जाता है। और कंठ, जैसे का खा बोलते हैं तो कंठ से आवाज़ निकलती है ना, तो इस तरह से ही हो जाता है। इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद है रानी केतकी की कहानी के रचयिता, तो किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंशाअल्लाह खां, प्रेमचंद, तो इसमें इंशाअल्लाह खां हो जाते हैं। और कवि शब्द का स्त्रीलिंग देखिए दोबारा ये रिपीट हुआ है, यानी कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको हमने बताया भी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये कवियत्री, का खाली व खाली, या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ, देखिए ये भी रिपीटेड है, यानी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद आपका आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, जो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो अच्छाई, किसी में अच्छाई है तो वो क्या है, वो उसके भाव हैं। कोई बुरा है तो वो उसकी मतलब वो उसकी खूबी है, कोई अच्छा है तो वो उसकी खूबी है, ये चीज़। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से यहाँ पे सेशन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और जहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, जो भी पॉइंट्स नोट करने लायक, यानी कि सभी चीज़ें देखिए नोट करने ही वाली हैं, तो नोट डाउन आप लोग ज़रूर करते चलिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।